Assalamualaikum student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 6.2 में जो कंसेप्ट यूज होगा उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमेशा की तरह हम एक्सरसाइज से पहले थ्योरी को देखते हैं और ये थ्योरी ना सिर्फ एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये थ्योरी आपको बता तो देती है कि एक्सरसाइज में कौन सा कंसेप्ट यूज होना और किस तरह आपने यूज करना है, लेकिन ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यूज इन थ्योरी में से ही बनते हैं, तो आपको इनका कॉन्सेप्ट जो है इनको आना चाहिए कि एक्सरसाइज में भी क्या जो है कॉन्सेप्ट यूज होना, किस तरह यूज करना है, और एमसीक्यूज के लिए भी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए आप इन थ्योरीज को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। लेकिन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, या अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है? नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या दूसरा नाम उसी का ही है अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमने पिछली वीडियो में जस्ट इनका नाम सुना था, नाम से हम वाकिफ हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसको अब ए डॉट पी लिखा जाता है। लेकिन अब इसकी पहचान क्या है, इसमें होता क्या है, या जब सीक्वेंस ये होगी तो वहां पे हम किस तरह पहचान करेंगे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या कोई और सीक्वेंस है। इससे हटके भी हमने दो नाम सुने हुए हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस, लेकिन इसकी क्या पहचान है? आइए इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, पता चल जाएगा। अ सीक्वेंस ए एन, अब जनरल टर्म को ए एन इस तरह आप लिखते हो सीक्वेंस, और सीक्वेंस पिछली वीडियो में मैं बता चुका, ये एक आपके पास फंक्शन होता है। A sequence is called an arithmetic sequence, एक सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस कहलाएगी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, जिसको ए डॉट पी शॉर्ट फॉर्म उसकी। इफ अगर उसमें ए एन माइनस वन करोगे, यानी कि ए एन का मतलब लास्ट टर्म, एंथ टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, उससे पीछे वाली टर्म को माइनस करोगे, इज द सेम नंबर, ये सेम नंबर ही रहेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन वन। एन ग्रेटर देन वन का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज हुआ है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो आपकी nth टर्म है, nth टर्म होता है कि आप सीक्वेंस आपको कहां तक चाहिए। आइए आपको सीक्वेंस 6 टर्म तक चाहिए या 10 तक टर्म चाहिए या 15वीं टर्म तक चाहिए, तो हम फिर लास्ट वाली जो टर्म उसको nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बात करें, आपको अगर 5 तक आप सीक्वेंस लेते हो 1 3 5, 5 को आप nth टर्म करोगे ए एन जो है, और उससे जो प्रीवियस है ये वाला जो 3 टर्म है वो ए एन माइनस वन होगा, उससे पीछे वाली टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3 टर्म आप कंसीडर करें, एन की जगह फिर 3 पुट करोगे ना, ए3 माइनस वन ए2 हो जाएगा, ए3 माइनस ए2, ए3 पे 5 है और ए2 पे 3 है, तो 5 माइनस 3 करोगे तो आपका 2 आंसर आएगा। ये वो लिखा है सेम नंबर, ये सेम नंबर रहेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तमाम एन बिलोंग्स टू एन के लिए, और एन ग्रेटर देन वन होगा। एन ग्रेटर देन वन का मतलब ये है कि अगर आपने एन वन पुट कर दिया वो तो पहली टर्म है, फिर पहली टर्म का आपने डिफरेंस किससे लेना है? डिफरेंस वो आता है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इससे प्रीवियस तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसलिए एन ग्रेटर देन वन, यानी कि 2 का आप 1 से डिफरेंस ले सकते हो, 3 का 2 से डिफरेंस ले सकते हो, ये इसलिए एन ग्रेटर देन वन लिखा हुआ है। द डिफरेंस ए एन माइनस वन एन ग्रेटर देन वन, फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंस कहलाएगा, अगर बता भी दिया, द डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी, ये कॉन्सेप्ट एपी का है, ये पहचान है एपी की। इसमें जो डिफरेंस है 2 कंसेक्यूटिव टर्म का, उसको आप कॉमन डिफरेंस का नाम देते हो, और ये सारों का सेम ही रहता है, यानी कि आप अगर a2 माइनस a1 करोगे या a3 माइनस a2 करोगे, ये सेम ही रहेगा, इसलिए कॉमन डिफरेंस का नाम दिया जाता है। एंड यूजुअली डिनोटेड बाय डी, इसको आमतौर पर डी से डिनोट किया जाता है। दस एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन व्हिच ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स कांस्टेंट टू द प्रीवियस। चूंकि डिफरेंस सेम है तो फिर हर नई टर्म जो है उस फिक्स कांस्टेंट को ऐड करने से बनेगी। अब यहाँ पे देखें 1 से 3 बन रहा है तो 2 ऐड करके बन रहा है, 3 से 5 बन रहा है 2 ऐड करके बन रहा है, 5 से 7 तो 2 ऐड कर, तो कॉमन डिफरेंस इसका 2 है। हर जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से बन रही है, फिक्स कांस्टेंट को ऐड करने से बन रही है, जो कि यहाँ पे 2 है। नीचे वाली में 54 से 51 जो है ये 3 माइनस करके बना है, तो कॉमन डिफरेंस माइनस है। 51 से 48 ये भी 3, ये इसकी पहचान अरिथमेटिक सीक्वेंस, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है।
अब यहाँ पे स्टूडेंट हम नोट में देख लेते हैं। ये नोट आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। एमसीक्यू यहाँ से बन जाते हैं। नोट क्या करना है आपने, इफ A1 A2 A3 सो ऑन AN आपकी एक सीक्वेंस है एपी की, ये देन अगर आपको क्वेश्चन में, ये आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी इस तरह लिख दिया जाएगा कि कुछ टर्म दे दी जाएंगे और कह दिया जाएगा ये एपी की टर्म है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे ये यूज करना होगा, एपी की टर्म्स तो तब होती है अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम रहे सारी टर्म का, ये नीचे लिखा हुआ है। अगर एपी की टर्म है देन फिर उनका जो डिफरेंस है, अगर दूसरी में से पहली माइनस करके डिफरेंस निकालो या तीसरी टर्म में से दूसरी माइनस करके डिफरेंस निकालो या आगे भी डिफरेंस निकालो, वो आपका इक्वल रहेगा। ये इक्वल के साइन ये शो कर रहे हैं, सारों का इक्वल रहेगा। वेयर ए एन इज द nth टर्म ऑफ एपी, ये मैं बता चुका nth टर्म क्या होती है कि आप सीक्वेंस कहाँ तक लेना चाह रहे हो, 6 टर्म तक, 10 टर्म तक या 15 टर्म तक, जहां तक भी लेना चाह रहे हो, तो वो जो लास्ट वाली टर्म उसको nth टर्म हम नाम देंगे। Arithmetic progression with n terms can be written as, अब arithmetic progression arithmetic sequence nth टर्म की हम किस तरह लिखते हैं। पहली टर्म a1, दूसरी टर्म बनेगी फिक्स कांस्टेंट को ऐड करने से a1 प्लस डी, ठीक है। और जो तीसरी टर्म बनेगी वो a1 प्लस 2d ऐड करने से। क्योंकि हमने यहाँ पे सीक्वेंस, कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, हमने सीक्वेंस फाइंड करनी होगी, लिखा होगा कि आप अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करो। तो पहली टर्म हम a1 निकाल लेंगे, दूसरी टर्म a1 प्लस डी से आएगी और तीसरी टर्म जो है a1 प्लस 2d से आएगी। एंड इसी तरह चौथी टर्म जो है a1 प्लस 3d से आएगी। या जर्नल उसको इस तरह लिख देते हैं a1 प्लस n माइनस 1d। n माइनस 1 देखें ना, अगर आपने यहाँ पे दूसरी टर्म फाइंड करनी है, दूसरी टर्म आ रही है a1 प्लस डी से, 2d से नहीं प्लस d से, और तीसरी टर्म में ये 2d है, यानी कि एक माइनस करके तीसरी टर्म 2d, उसमें दूसरी टर्म में जस्ट d, इसलिए n माइनस 1 लिखा हुआ है। तीसरी टर्म करोगे तो n 3 है, 3 माइनस 1 2d आएगा। चौथी टर्म करनी है तो 4 माइनस 1 3d आएगा। तो ये इस तरह जो है ये आपकी जनरल टर्म, ये भी हमने पिछले एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन किया था, जब हम nth टर्म लिख रहे थे, जनरल टर्म लिख रहे थे, तब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस का वहां पे 2 क्वेश्चन में ये यूज हुआ था कॉन्सेप्ट, कैसा जनरल फॉर्म है उसकी। The nth term of an arithmetic progression can be written as, nth term को इस तरह लिखा जाता है, n is equal to a1 plus n minus 1d। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज होना है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं, नोट। ये स्टूडेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी और एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड nth टर्म ऑफ एन एपी आर डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किस तरह, पहली को a1, दूसरी को a2, तीसरी को a3 एंड nth टर्म जो होगी, जो लास्ट वाली टर्म, उसको an से हम डिनोट करेंगे रिस्पेक्टिवली। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, अगर आप एपी के एंड से लास्ट से nth टर्म निकालना चाहते हो, वेयर, तो फिर आपने ये वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज करना है, वेयर m डिनोट द टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि एग्जाम्पल से अगर समझाया जाए तो फिर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं चीजें, ऐसे बता दिया जाए तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो अगर आप इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ, m माइनस एन, और यहाँ पे लिख दिया है। अब ये है ना, जिस तरह अब ये सीक्वेंस लिखी है 1 3 5 7 9 11, अब अगर 11 एंड से आपने कोई भी निकालना चाहते हो टर्म एंड से, तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने यूज करना है। अब m इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अब यहाँ पे जरा काउंट कर लें, 1 3 5, ये टोटल 6 टर्म है, ठीक है। यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे अगर इस कॉन्सेप्ट को लास्ट से आपने कोई टर्म निकालना है तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म को m कंसीडर करेंगे, और जिस टर्म तक निकालना है उसको हम n कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर m टोटल नंबर, ये अगर आप एग्जांपल ले रहे हो तो m आपका टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो 6 है, m आपने 6 ले लिया, और m अगर हम चौथी टर्म तक निकालना चाहते हो, n को अगर आपने 4 कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर आपने कह दिया कि m आपके पास, तो m आपने अगर 6 ले लिया, n अगर आपने 4 ले लिया, n जो 4 लिया है ये आपने एंड से लिया है, क्योंकि आप एंड से निकालना चाह रहे हो कि एंड से चौथी टर्म पे जो है आपका कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करेंगे, m माइनस एन प्लस 1, तो m यहाँ पे आपने 6 ले लिया, n आपने 4 ले लिया, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये एंड से जो है आपका यहाँ से चौथी टर्म, क्योंकि n आपने 4 लिया, चौथी टर्म जरा देखें, 11
9 7 एंड ये 5 आ रहा है, तो थर्ड टर्म आपकी बनेगी। अगर आप एंड से अगर देखना चाहोगे तो ये एंड से तो आप चौथी टर्म ले रहे हो, तो अगर स्टार्ट से देखो ये तीसरी टर्म आएगी जो कि आपकी 5 होगी। तो इस तरह आप जो है इसको यूज कर सकते हो अगर एंड से जो है आप कोई भी टर्म निकालना चाहो, तो ये आपने जर्नल में यूज करना है। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, 3 नंबर एपी के अंदर होंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस के होंगे, इफ एंड ओनली इफ, कब, जब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो अरिथमेटिक सीक्वेंस जो सेंटर वाला नंबर, जिस तरह अगर आप 3 को कंसीडर करें, ये 1 और 5 इनकी एवरेज है, ठीक है। 1 प्लस 5 करोगे, एवरेज का क्या मतलब है, दो नंबर को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाती है। यहाँ पे जरा इसको मैं अगर जर्नल लिखना चाहूँ तो ये स्टूडेंट इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है कि आपके पास अगर आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हो, सेंटर वाला जो नंबर है, जिस तरह ये 3 है, ये आएगा पहली उससे प्रीवियस पीछे जो लिखा हुआ है प्लस उससे जो आगे लिखा हुआ है, उन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो आपका अगर इसको आप फर्स्ट को ए कंसीडर कर रहे हो, सेकंड को बी कंसीडर, यानी कि अगर आपने बी निकालना है सेकंड वाला नंबर, तो वो क्या होगा, फर्स्ट को और थर्ड को ए प्लस सी को हम ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर आएगा। और यहाँ से ये चीज उन्होंने बना के लिखी हुई है, 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, बी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम यही काम किया हुआ है, a प्लस सी करेंगे, a आपके पास यहाँ पे 1 और c आप अगर 5 कह रहे हो तो 1 प्लस 5 करेंगे 6 आ जाएगा, और b को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा। एंड इसी तरह अगर आपने यहाँ पे 5 निकालना है तो क्या करोगे, 3 प्लस 7 करोगे 10 आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा। तो ये चीज लिखी गई जनरल फॉर्म में, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर आप इसको सेटिस्फाई करवा देते हो तब भी आपके अरिथमेटिक सीक्वेंस, अगर बोला गया ना कि आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस शो कर देनी है, 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं, तो आप अगर इसको सेटिस्फाई करवा देते हो तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पे, तो एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है। फोर्थ है यहाँ पे, एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट इन एन एपी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ टू टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी समझने वाली है, ये स्टूडेंट इसी से ही बना के लिखा गया है। जिस तरह ये मैं थर्ड आपको समझाया, कहा गया एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो पहली और लास्ट को छोड़ दो आप, उससे हट के कोई भी टर्म, जिस तरह आप ये सेकंड टर्म ले लो, 3 वाली टर्म ले लो, या थर्ड टर्म 5 वाली टर्म ले लो, इज इक्वल टू, ये फिर किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ द सम ऑफ टू टर्म इक्वी डिस्टेंस, यानी कि इससे पीछे आओगे 1 है और इससे आगे जाओगे इक्वल, जो इससे आगे जितना पीछे आओगे डिस्टेंस उसका इक्वल ही है जितना आगे जाओगे उतने, क्योंकि पीछे भी 2 माइनस करके बन रहा है, आगे 2 प्लस करके बन रहा है, इक्वी डिस्टेंस है। और ये वाला जो 3 नंबर ये इक्वल होगा किसके, अगर आप इन दोनों के सम का हाफ करोगे, यही चीज है a प्लस सी ओवर 2, यही इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स इक्वी डिस्टेंस, इससे पीछे वाली और इससे आगे वाली, इन दोनों का सम करोगे और उसको हाफ करोगे, सम किया आपने 6 आ गया, हाफ किया उसका 3 आ गया, तो ये 3 मिल गया आपको। अगर आप 7 निकालना चाहते हो उससे पीछे 5, इसको ऐड करोगे 9 के साथ, कितना 14 हो जाएगा, 14 को 2 पे डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा। तो ये वो 4 पॉइंट लिखा गया। 5th पॉइंट पे आ जाए, इफ द टर्म a1 इज अननोन, अगर आपने a1 टर्म जो है अननोन है, आपको नहीं मालूम या दी नहीं गई, तो फिर nth टर्म आप किस तरह लिखोगे, फिर इस फॉर्म में लिखोगे, n इज इक्वल टू am प्लस n माइनस md। वहां पे होता है ना an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे अगर a1 ही आपको गिवन नहीं है तो फिर आप am यूज करोगे इसकी जगह पे, और m जो है वो n के इक्वल भी हो सकता, n जो है n m के इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, ये आपने याद रखना जी। नेक्स्ट जो है, ये स्टूडेंट एग्जांपल तो आपको मैंने समझा दी है, जब इसको डिस्कस कर रहे थे तो एग्जांपल को यूज कर रहे थे हम। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास, इफ द टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी इज इवन, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, देन देयर आर 2 मिडल टर्म्स, उसकी मिडल टर्म फिर 2 होंगी, ठीक है। अब या तो उसको आप n over 2 टर्म एंड n over 2 plus 1 टर्म वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टर्म। अब फॉर एग्जांपल, इन एग्जांपल अगर आप देखें 5 7 आर 2 मिडल टर्म, एग्जांपल नंबर अगर इसमें ही 1 को देखें तो आपके पास टोटल कितनी टर्म्स है, 6 टर्म है। तो इवन नंबर है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, तो उसका जो मिड में कौन कौन सी 2
देखें ना 1 और 3 को इस लेफ्ट साइड पे कर दें और 9 एंड 11 को राइट साइड से साइड पे कर दें, तो मिड में 5 और 7 दो टर्म्स आ रही हैं। अगर ऑड नंबर में तो जज करना आसान होता है ना। ऑड नंबर फिर किस तरह, अगर 7 है तो 3 इस साइड पे करते हैं, 3 इस साइड पे करते हैं, तो 7 जो है मिड में है, वो मिडल टर्म है। तो ये आप इस तरह निकाल सकते हो कि मिडल टर्म इवन टर्म के लिए किस तरह आएंगी और ऑड के लिए किस तरह आएंगी। जी, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज ऑड, अगर तो ऑड है तो फिर देन देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, उसकी एक ही मिडल टर्म होगी जिसको आप इससे फाइंड कर सकते हो। एन अगर आपने 7 ले लिया, 7 + 1 करेंगे तो स्टूडेंट ये 8 हो जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, चौथे नंबर पे जो टर्म होगी वो आपकी मिडल टर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिलेक्शन ऑफ द टर्म एपी। एपी अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म की सिलेक्शन किस तरह करनी है, तो ये वो चीज है। अब ये भी जो है क्वेश्चन के अंदर यूज होंगी ये चीजें कि वहां पे वर्ड यूज हुआ होगा 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी आपने फाइंड करनी है और आपको दिया कुछ भी नहीं गया, तो हम फिर क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव टर्म को जनरल फॉर्म में देखा जाए तो वो इस तरह की होती है। A1 A लिखा हुआ है, इसको A1 ही पढ़ते हैं। A1 - D पहली टर्म, दूसरी टर्म A और तीसरी टर्म A+D, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो कॉमन डिफरेंस अगर आप इनका लोगे A-A+D करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे D आ जाएगा, फिर इन दोनों का लोगे वो भी D आएगा। तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म, जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म का वर्ड यूज हो आपने फाइंड करनी हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। ये आप जर्नल में लोगे कि ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म बनती भी हैं ये वाली, या फिर इसको इस तरह लोगे A+D A+2D। ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म जब आ जाएंगी फिर आपने ये यूज करना होगा A1 - 3D A1 - D A1+D A1+3D। ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए ये माइंड में आपने रखना है, ये क्वेश्चन में यूज होंगे। और या फिर आप ये वाली लोगे लास्ट 4 कंसेक्यूटिव टर्म इफ L इज द लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपने फाइंड करनी है लास्ट से, तो L अगर आपको लास्ट टर्म दे दी जाए तो फिर आप इसको यूज करोगे। ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए आपने माइंड में रखना है। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज और डिक्रीज, अगर हर टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस की इंक्रीज हो या डिक्रीज हो मल्टीप्लाइड या डिवाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। तो फिर जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की ही होगी। अब यहाँ पे जरा देखें आप, ये लिखा हुआ है सेम नंबर के, आपका आप 2 ले लें 3 ले लें, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब उससे आप फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें एंड सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, nth टर्म सारों को मल्टीप्लाई कर दें सेम नंबर से, फिर भी वो एपी के अंदर ही रहेगी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस का के डी आ जाएगा। एंड डिवाइड में देख लें, डिवाइड का भी कॉन्सेप्ट था, अगर सेम नंबर से आप फर्स्ट टर्म को भी के पे डिवाइड कर दें, सेकंड को भी के पे डिवाइड कर दें, तो जो आपकी न्यू सीक्वेंस बनेगी वो भी अरिथमेटिक सीक्वेंस ही बनेगी। अब सेम नंबर से आप प्लस या माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हो एंड प्लस और माइनस भी कर सकते हो, ये आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस की ही अरिथमेटिक सीक्वेंस ही रहेगी। ठीक है, अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस में ऐड करते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास एक्सरसाइज आ जाती है, तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपने कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालना है एंड राइट द नेक्स्ट 2 टर्म ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। और ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है इनकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखनी है। अब यहाँ पे जरा देखें 9, 16, 20, 23, ये 3 टर्म्स आपको दी है, नेक्स्ट 2 अब यानी कि 5 तक आपने लिखना है। यहाँ पे भी आपको 3 दी गई है यानी कि 5 तक लिखना है। पहले कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जी, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है ये हमने थ्योरी में भी देखा। कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं आपके पास सेकंड टर्म क्या और फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म स्टूडेंट हमें पता चल रही है 9 है आपके पास पहली टर्म, और सेकंड टर्म आपको नजर आ रही है वो है 16। अब इनका हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। एंड डी इज इक्वल टू A2 16 माइनस A1 9। इनको माइनस करोगे कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 16 - 9 7 आ जाएगा स्टूडेंट, ये आपका कॉमन डिफरेंस है। एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करनी है। जी, नेक्स्ट 3 टर्म दी गई है, चौथी टर्म आपने फाइंड करनी है।
एंड फोर टर्म हम फाइंड करते हैं, उसका है a1 प्लस 3d। सेकेंड टर्म के लिए a1 प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए a1 प्लस 2d, फोर्थ टर्म के लिए a1 प्लस 3d। एंड जब आप फिफ्थ टर्म फाइंड करोगे तो उसके लिए a1 प्लस 4d, यानी कि एक d में जब आप लिखते हो तो 5 कर रहे हो तो 4d आएगा जी। वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। अब a1 की वैल्यू आपके पास है 9 प्लस 3 एंड d आप निकाल चुके 7, एंड इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 में 9 ऐड करोगे तो ये 30। ये आपका 4 नंबर पे सीक्वेंस पे आएगा। अब और 5 नंबर पे अगर आप देखोगे तो a1 आपका 9 है प्लस 4 एंड d आपका 7 है, इनको ऐड करोगे 7 मल्टीप्लाई 4 28, 28 में आप 9 को ऐड करोगे तो ये बन 37। ये स्टूडेंट आपकी नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई 30 एंड 37। नेक्स्ट टर्म इसका सेकंड पार्ट है। वहां पे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म आपको नजर आ रही है 5, सेकंड टर्म आपको नजर आ रही है 5 प्लस अंडर रूट 2। अब कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से हम डिफरेंस निकालते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड टर्म आपके पास है 5 प्लस अंडर रूट 2 माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास 5, यानी यहाँ से स्टूडेंट ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपको अंडर रूट 2। अब यहाँ पे 3 टर्म्स आपको गिवन थी, नेक्स्ट 2 टर्म, एक चौथी हम निकालेंगे और एक 5 वाली फिफ्थ निकालेंगे। तो 4 टर्म जब आप निकालोगे a1 प्लस 3d, तो यहाँ से a1 आपके पास है 5 प्लस 3 एंड डी आपका स्क्वायर रूट 2 आ गया। ये मजीद सोल्व नहीं हो सकते, यही आपका फोर्थ टर्म का आंसर है। फिफ्थ टर्म a1 प्लस 4d से आएगी, एंड फिफ्थ टर्म a1 आपकी 5 है प्लस 4 एंड d आपका अंडर, ये मजीद सोल्व नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट फोर्थ टर्म आपके पास 5 प्लस अंडर रूट 3 आ गई, एंड फिफ्थ टर्म जो है 5 प्लस 4 अंडर रूट 3 आ गई स्टूडेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट स्टेटमेंट है राइट द फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म्स आपने लिखनी है ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की बात हो रही है, उसकी आपने फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है विद गिवन इन्फॉर्मेशन, गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके। अब यहाँ से स्टूडेंट a1 तो हमें दे दी गई, a1 फर्स्ट टर्म तो हमें दे दी गई है 2, यानी कि फिर नेक्स्ट 2 टर्म ही हमने लिखना है। फर्स्ट थ्री टर्म लिखी है ना, a1 तो है हमारे पास 2, a2 और a3 हमने लिखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। a1 आपके पास है, a2 और a3 आपने लिखना है। a2 जब आपने फाइंड करना है तो ये आपके पास है a1 प्लस डी से आएगी a2, और जब a3 करना है तो वो a1 प्लस 2d से आएगी। अब यहाँ से स्टूडेंट इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a1 आपके पास है फर्स्ट टर्म 2 प्लस d आपको दिया गया 13, एंड इनको ऐड करोगे तो सेकंड टर्म आपके पास आ जाएगी 15 a2, जो के अगर आपने थर्ड टर्म फाइंड करनी है a3, वो आपके पास आएगी a1 प्लस 2d से जी। इनकी वैल्यूज यहाँ पे यूज कर देते हैं। a1 आपके पास है 2 प्लस 2 और d आपके पास है 13 जी। यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 13 ये 26 बन जाएगा, एंड इनको ऐड करोगे तो 28 आ जाएगा। सो फर्स्ट थ्री टर्म जो आपके पास है a1 2, a2 आप 15 आपने निकाल लिया, एंड a3 जो है 28। तो ये फर्स्ट थ्री टर्म। इसका सेकंड पार्ट है a1 आपको 12 दे दिया गया, एंड d आपको -13 दे दिया गया। a2 आपने निकालना a1 प्लस d से आएगा। a1 आपकी 12 है एंड d आपका -13 है, 12 -13 करोगे -1 a2 टर्म। जब a3 आपने थर्ड टर्म निकालनी है a1 प्लस 2d से आएगी, एंड a1 आपके पास 12 प्लस 2, d आपके पास -13, 12 प्लस 2 इंटू -13 करोगे तो -26 आ जाएगा, एंड 12 -26 करो -14। तो फर्स्ट थ्री टर्म जो बनेगी वो 12, -1 एंड -14 होंगी जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड an प्लस 1 फाइंड करना है एंड a2n फाइंड करना है। इफ अगर आपको ये nth टर्म दे दी गई है an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n जी। अब यहाँ से स्टूडेंट हमें इफ के बाद जो भी कंडीशन होती है वो हमें गिवन होती है, वो आपने यूज करनी होती है, ये आपने माइंड में रखना है। इफ का वर्ड यूज होता है या फिर व्हेन का वर्ड यूज होता है, तो उसके बाद कंडीशन आपको गिवन होती है, वो यूज करके आपने फाइंड करना होता है। चले
अब यहाँ पे दो चीजें हमने फाइंड करनी है, दोनों में ये यूज करेंगे। an इज इक्वल टू 4 प्लस 3n हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमने an प्लस 1 फाइंड करना है, हमें an सिर्फ गिवन है, an प्लस फाइंड करना है। हम रिप्लेस कर देंगे n को n प्लस 1 के साथ, जहाँ पे n नजर आएगा वहां पे n प्लस 1 लिख देंगे। रिप्लेस n बाय n प्लस 1 वी हैव, फिर हमारे पास क्या होगा, an प्लस 1 n की जगह पे, इस n की जगह पे हमने n प्लस 1 लिख दिया, इज इक्वल टू 4 प्लस 3, इस n की जगह पे भी n प्लस 1 लिखना पड़ेगा, तो उस n की जगह पे n प्लस 1, तो n को n प्लस 1 से आपने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 प्लस 3 n से मल्टीप्लाई होगा 3n हो जाएगा, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। एंड 4 प्लस 3, ये 4n इनके साथ ऐड नहीं, 3n इनके साथ ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये उसके साथ अलजबरा का रूल है ना कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल आ जाए या एबीसी का कोई भी वर्ड आ जाए तो वो सेम अगर कोई होता है तो उसके साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे 4 के साथ n नहीं है, अदरवाइज ये फिर ऐड हो जाते। 4 सिर्फ इस 3 के साथ ऐड होगा, 4 को 3 से ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा, प्लस ये 3n एज इट इज रहेगा, ये आपका an प्लस 1 फाइंड हो गया। और उसके बाद जब आपने 2n फाइंड करना है तो n को, ये n वाला nth टर्म है ना, तो n को आप 2n से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस n बाय 2n, तो आपका a2n आ जाएगा। a2n इज इक्वल टू 4 प्लस 3, इस n की जगह पे 2n लिख दिया, एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6n आ गया, ये मजीद ऐड नहीं हो सकता, ये आपका जो है a2n फाइंड हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, शॉर्ट क्वेश्चन था छोटा सा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई हैं और इसमें आपने इंडिकेटेड टर्म यानी कि a14 आपने फाइंड करना है, a14 a1 प्लस 13d से आ जाएगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, फाइंड करते हैं जी। a14 आपने फाइंड करना है, a1 आपको 3 दिया गया, d आपको 7 दिया गया, a14 आएगा a1 प्लस 3d से, a1 आपके पास है 3 यूज कर लेंगे प्लस 13 एंड डी आपको दे दिया गया 7। अब इनको आप सोल्व कर लें, 3 प्लस 13 मल्टीप्लाई 7, तो ये स्टूडेंट 91 आ जाएगा, एंड यहाँ से 3 प्लस 91 करोगे तो 94 इसकी 40th टर्म होगी जी। इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। अब वहां पे सीक्वेंस गिवन है 3 8 3 -2, तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया गया, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। पिछले फर्स्ट पार्ट में तो कॉमन डिफरेंस दे दिया गया था, क्योंकि आपने 12वीं टर्म फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला a1 प्लस 11d होगा, तो d हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है एंड सेकंड टर्म आपके पास 3 है, एंड a12 आपने फाइंड करना है, d पहले निकाल लेंगे a2 माइनस a1 से, a2 3 है एंड a1 8 है, 3 माइनस 8 करेंगे -5, कॉमन डिफरेंस -5 आ जाएगा। अब जो है हम इसका जो फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर लेंगे, a12 इज इक्वल टू a1 प्लस 11d, a1 आपके पास 8 है प्लस 11, d आपने -5 निकाले, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई -5 -55 आ जाएगा, 8 -55 करोगे तो -48 इसकी 12 टर्म होगी, 12वें नंबर पे जो टर्म आएगी वो -47 होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। यहाँ पे स्टूडेंट जरा देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है। यहाँ पे स्टूडेंट द 80th एंड 30th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी कि 18वीं टर्म आपको दे दी गई है और एक 30वीं टर्म आपको दे दी गई है। 18वीं टर्म आपके पास है 367 और 30वीं जो टर्म है वो है 499। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000? 1000 से लेस कितनी टर्म आएंगी इस सीक्वेंस के अंदर, तो वो आपने यहाँ पे फाइंड करना होगा। चलें, जो हमें गिवन चीज है उसको यूज करते हैं और हम फाइंड कर लेते हैं। गिवन चीज हमारे पास एक 18वीं टर्म है और एक 30वीं टर्म है जी। फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस लेस देन 1000, कितनी टर्म जो है लेस देन 1000 से कम होंगी, यानी कि आपने नंबर ऑफ टर्म बतानी है जो कि लेस देन 1000, एन आपने फाइंड करना है यहाँ पे। तो हमारे पास क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म का एक ही फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको यूज करके अब यहाँ से हमने n निकालना है। तो n निकालने के लिए देखें स्टूडेंट, आपके पास पहले तो an भी होना चाहिए, ठीक है, nth टर्म आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे लेस देन 1000 निकाल रहे हैं, 1000 से नीचे नीचे टर्म, हम nth टर्म जो है लेस देन 1000 का वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे, और जो a1 है वो हम फाइंड करेंगे, फिर हम इसमें यूज कर सकें, और d भी हम फाइंड करेंगे इसमें यूज। चलो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। 18वीं टर्म हमने लिख लिया यहाँ पे a18 इज इक्वल टू 367 और 30वीं टर्म जो है वो आपके पास 499। हाउ मेनी टर्म लेस देन 1000, यानी कि आपने फाइंड करना है। यहाँ पे 18वीं टर्म हमने लिखा और 18वीं टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a1 प्लस 17d और ये 367 साथ में आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर
छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना A1 आपके पास है ना D आपके पास है। कोई एक चीज हो तो हम दूसरी फिर फाइंड कर लेंगे, तो वो अभी तो है नहीं, इक्वेशन 1 का नाम देकर छोड़ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये वाली गिवन है तीसवीं टर्म, वो आपने लिख ली A30 इज इक्वल टू 499। अब A30 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस 29D, तो ये वो लिख लिया, 1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499। ये इक्वेशन नंबर 2 का हमने नाम देकर छोड़ दिया। यहाँ पे भी ना A1 है ना D है, तो एक चीज हो तो दूसरी फाइंड हो जाती है। अब इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये आपने 3 मेथड छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, जिसमें एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, एक एलिमिनेशन मेथड आता है और तीसरा ग्राफिकल मेथड होता है। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। वहां पे अगर आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, तो फिर आपका ये A1 से कट जाएगा और D आप फाइंड कर लोगे आसानी से। तो ये लिखा हुआ है सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो इक्वेशन 2 लिख ली A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499, एंड उसके बाद ये इक्वेशन 1 लिख लिया आपने A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367। इनको सबट्रैक्ट करो, जब भी आप सबट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हो। तो ये A1 के साथ प्लस है माइनस कर दिया, 17D के साथ प्लस है माइनस कर दिया, 367 के साथ भी प्लस है तो माइनस कर दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट आपके पास तो ऊपर वाला A1 प्लस का, नीचे वाला माइनस का, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं कि एक चीज को आप खत्म कर देते हो और दूसरी फाइंड कर लेते हो। अब यहाँ से स्टूडेंट ये 17 के साथ माइनस है, 29 में से आप 17 माइनस कर दोगे तो 12 बच जाएगा, 12 के साथ ये D भी आ जाएगा, यानी यहाँ से 499 को में से आप 367 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 132। अब 12 D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 132 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये वो लिखा गया है। 132 को 12 पे डिवाइड करो तो D आपका 11 आ जाएगा। अभी हमें D मिल गया। अब इसको या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 2 में पुट कर दें, आपको A1 मिल जाएगा। चलें, पुट इन इक्वेशन 1 में अगर आपने इसको पुट किया D11 को, तो वो आपके पास है A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367। तो वहां पे आपने D की वैल्यू यूज कर दी, A1 एज इट इज आ गया, प्लस 17 D की जगह 11 आ गया इक्वल टू 367, एंड 17 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये 187 आ जाएगा। 187 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और A1 का जो आंसर आएगा वो 180 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम अपना जो है वो n फाइंड कर लेंगे। चले आइए, अब यहाँ से स्टूडेंट सिंस चूंकि हमने जो नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है वो लेस देन 1000 बतानी है, यानी कि जो nth टर्म आपकी एंड वाली टर्म बनेगी वो भी 1000 से लेस ही होगी, ठीक है। तो वो हमने यूज किया an जो nth टर्म है वो लेस देन 1000 है, क्योंकि 1000 से लेस ही आपने बताना है ना कि नीचे कम जो है वो कितनी टर्म्स है। तो यहाँ पे an की जगह पे आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा nth टर्म का, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, वो हमने यूज कर लिया n टर्म A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D लेस देन 1000 एज इट इज आ गया। A1 की वैल्यू यूज करेंगे जो कि हम यहाँ से 180 निकाल चुके, वो हमने लिख ली, प्लस n माइनस 1 एंड D की वैल्यू 11 वो हमने यूज कर दी, एंड 180 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, 1000 से जाके दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। 1000 माइनस 180 करोगे तो 820 आंसर आ जाएगा। 11 जो है देखें n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड 820 को 11 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 74.5, और n माइनस 1, n माइनस इधर 1 जो है माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा 75.5। n जो है वो लेस देन 75.5 है, यानी कि 75.5 से छोटा। तो अब देखें ना, n जो है आपकी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये, तो ये 75 से लेस आओगे तो 75.5 से लेस आओगे तो 75 वहां पे नेचुरल नंबर है, तो n जो आपका होगा वो 75 आ जाएगा, यानी कि 75 टर्म जो है आपकी वो 1000 से लेस बनेगी अगर आप इस कंडीशन, इस गिवन डेटा को यूज करते हो। तो यही लिखा हुआ है, सो नंबर ऑफ टर्म लेस देन 1000 से जो लेस नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी वो 75 होंगी, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टूडेंट हमने बताना है इज 301 टर्म ऑफ एपी। ये जो आपको गिवन एपी अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है, क्या इसमें 301 टर्म आती है? तो ये आपने चेक करके बताना है। तो देखिए, अगर आपका हम इसको हमने बताना है ना, हम इसको nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं। nth टर्म तो वही होती है ना, हम अगर आपने 6 टर्म लेनी है या 7 लेनी है या इवन 50 टर्म भी लेनी है, तो 50वें नंबर पे अगर आपने सीक्वेंस लिखी, 50वें नंबर पे जो टर्म है उसको हम nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आपकी सीक्वेंस खत्म ही यहाँ पे हो रही है जाके,
अब सीक्वेंस को यूज करते हैं। अब इसमें फर्स्ट टर्म आपकी 5 है एंड सेकंड टर्म आपकी 11 है। पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 5 करोगे तो कॉमन डिफरेंस आपका 6 आ जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चलते हो, आपने लेट कर लिया कि ये 301 जो है ये आपकी nth टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म है, और n आपने फाइंड करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्मूला nth टर्म का क्या होता है, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करके जो है अपना देखेंगे कि आपका जो है n जो है n जो आपका आ रहा है क्या वो नेचुरल नंबर है। चले देखते हैं। अब nth टर्म आपने चूंकि लेट कर लिया 301, an की जगह पे 301 यूज कर दिया इक्वल टू a1 जो फर्स्ट टर्म है आपकी, वो आपके पास यहाँ से ही हमने लिख लिया 5, वो यूज कर लिया, प्लस n माइनस 1 d आपके पास 6 है। अब यहाँ से स्टूडेंट ये 5 इधर ऐड हो रहा है, 301 से जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 301 में से 5 निकालोगे 296 आ जाएगा, एंड यहाँ से 9 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 6 यूज की है, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दूसरी साइड पे जाके 296 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, एंड जब 296 में 6 को डिवाइड करोगे तो ये स्टूडेंट आपका 148/3 आ जाएगा। एंड यहाँ पे चूंकि हमने n फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे -1 है, दूसरी साइड पे जाकर +1, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहाँ पे देखोगे तो डिनोमिनेटर का वो 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है एंड 148 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे 3 से कट जाएगा, 148 आ जाएगा प्लस, एंड इस एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 है। ये एलसीएम तो आपने बड़े अच्छे से सीखा होगा, लेकिन अगर फिर भी जो है किसी को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो जरा कमेंट सेक्शन में बता दे, तो एलसीएम पे अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट 151/3 आ जाएगा। अब ये देखें जो n आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होता है, डोमेन तो नेचुरल नंबर है, लेकिन उसमें ये फ्रैक्शन कहाँ से आ गई है, तो आपका रैशनल नंबर बन गया। तो इसका ये मतलब है कि जो आपने ये लास्ट टर्म कंसीडर की हुई थी ये इस नंबर पे जाके आ रही है, तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। n इज नॉट अ नेचुरल, n जो आपका आया है तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं आया यहाँ पे। सो जो 301 है वो इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, इस गिवन एपी की टर्म नहीं है। हाँ, अगर नेचुरल नंबर आ जाए तो हम बता देते हैं कि 301 फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर आपका आ जाता 50 आ जाता, तो हम बता देते हैं कि 301 50वीं टर्म पे जाके आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर थोड़ी हम बता सकते हैं कि ये किस टर्म पे जाके आ रहा है, तो ये इसकी गिवन एपी की टर्म नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। वहां पे आप इफ आपको जो है 3 टर्म दे दी गई है एपी की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना। देखें 3 टर्म एपी की हमें दी गई है, और अगर एपी की 3 टर्म दे दी जाए तो हमारे पास एपी में तो एक ही पहचान है ना, उसमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस एक जैसा रहता है, कॉमन डिफरेंस होता है, बस उसी कंडीशन को यूज करके हम अपना एक्स फाइंड कर लेंगे। तो ये वही लिखा गया यहाँ से, a1 आपको फर्स्ट टर्म 2x है, सेकंड टर्म x + 8 है, और थर्ड टर्म 3x + 1 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे इनका तो कॉमन डिफरेंस किस तरह आता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो a2 - a1 करेंगे, a2 आपके पास 8 + x + 8 माइनस a1 आपके पास 2x, एंड x को x वाले से आप सोल्व करोगे तो x - 2x ये -1x आ जाएगा, -x ये साथ में +8 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दे दिया, ये कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। उसके बाद अगर थर्ड और सेकंड का कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो a3 - a2 उसका फॉर्मूला बनेगा। अब a3 आपके पास है 3x + 1 ये लिखा गया माइनस, एंड a2 आपके पास है x + 8, चूंकि माइनस ने साइन चेंज करने इसलिए ब्रैकेट यूज की गई है, 3x + 1। अब ये माइनस इस x के साथ एंड माइनस ये 8 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एंड x वाली के साथ सोल्व हो जाएगी, 3x - x करोगे तो 2x आ जाएगा, एंड 1 - 8 करोगे तो ये -7 आ जाएगा, ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। एंड यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 और 2 ये स्टूडेंट मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि जो a2 - a1 है वो इक्वल है a3 - a2 के, लिखा जा सकता था, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरह करवा रहा हूँ, दूसरा इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन है वो उसी तरह ही हम करेंगे, ठीक है। तो हर तरह से आपको आना चाहिए, एक क्वेश्चन के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं जी। अब यहाँ से जरा इक्वेशन 1 ये एक चीज आपको बतानी थी, इसलिए जो है यहाँ पे किया गया है, इस तरह किया गया है। अब यहाँ पे जरा इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखें, उसकी लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट साइड पे डी और डी दोनों एक जैसे हैं। अगर दो इक्वेशन जिसकी लेफ्ट साइड इक्वल हो तो उसका मतलब है उसकी राइट साइड भी इक्वल होती है, ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। अक्सर आप क्वेश्चन देखते हो वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ होता है
तो दो इक्वेशन है उनका कंपैरिजन करते हो, अगर उनकी लेफ्ट साइड इक्वल है तो फिर राइट भी इक्वल है, या राइट इक्वल है तो फिर लेफ्ट भी इक्वल है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह करवाया गया आपको। बाई इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे लेफ्ट साइड इक्वल राइट भी फिर इक्वल होगी, यानी कि -x+8 ये इक्वल होगा 2x - 7 के साथ 7 के। अब यहाँ से स्टूडेंट हम x वाले को एक साइड पे कर देते हैं एंड नंबर्स को जो कांस्टेंट है एक साइड पे। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये -x है, दूसरी साइड पे जाके +x हो जाएगा 2x के साथ, ये वो लिखा गया, यहाँ से +8 यहीं पे रहेगा, -7 है ये साइड पे आगे +7 हो जाएगा, 8 + 7 15 एंड 2x + x 3x आ जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और 15 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, x का आंसर जो है वो 5 मिल जाएगा। एंड ये फाइनल आंसर x जो है वही आपने फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वो आपकी 5 आ जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि टर्म ऑफ एन एपी, कौन सी टर्म है ये एपी की 123 किस टर्म पे आ रहा है, हम इसको nth टर्म कंसीडर करेंगे, फिर हम n फाइंड कर लेंगे कौन सी टर्म पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं उन्होंने पूछा गया कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है, ये पूछा गया कि कौन सी टर्म है, मतलब ये होगी फिर तो वो नंबर ऑफ टर्म हमने बताना है कौन सी होगी, n फाइंड करना है। चले a1 आपके पास 3 है, a2 आपके पास 8 है, पहले तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे ना, तो कॉमन डिफरेंस आपका आता है सेकंड टर्म में तो फर्स्ट टर्म को माइनस करके, ये वो लिखा गया a2 - a1, a2 आपके पास 8 है, -3 करोगे तो 5, कॉमन डिफरेंस 5 आ जाएगा। अब लेट कर लेते हैं कि ये वाली जो 123 ये आपकी nth टर्म है, an = 123, n आपने फाइंड करना है। अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें जनरल टर्म ही पता होती है कि उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, होता है a1 + n - 1 × d। अब यहाँ से an हम लेट कर चुके हैं 123 यूज करेंगे, a1 यहाँ से हम हमारे पास है 3 वो यूज कर लेंगे, प्लस n - 1 d हम निकाल चुके हैं 5 वो यूज कर लेंगे। अब 3 इधर ऐड हो रहा है 123 से जाके माइनस हो जाएगा, 123 - 3 करोगे तो 120 आ जाएगा, एंड यहाँ से 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है n - 1 के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 120 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 24 आ जाएगा, एंड -1 इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो 24 + 1 25, n की वैल्यू 25, यानी कि 25वीं टर्म पे जाके 123 आ रहा है सीक्वेंस में। सो 123 इज द 25th टर्म ऑफ गिवन एपी। ये क्वेश्चन नंबर 8 था स्टूडेंट आपका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने समझना है। विच टर्म ऑफ एन एपी, देखिए इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, पहले जो आपके पास चैप्टर था उसमें इस तरह इनइक्वालिटी यूज नहीं होती थी, लेकिन जो फर्स्ट ईयर पुरानी फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, नई फर्स्ट ईयर की जो बुक आई है उसमें इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। लेस देन आपने बताना है कि 1000 से लेस कितनी होती हैं, या फिर आपने ये बताना है कि पहली नेगेटिव टर्म कहाँ पे बनेगी जाके, तो वहां पे भी इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। इस क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। चलें, विच टर्म ऑफ एन एपी, ये गिवन अरिथमेटिक सीक्वेंस दी गई है और आपने बताना है कौन सी टर्म जो है वो पहली नेगेटिव टर्म बनेगी। देखें ना, अब यहाँ पे 30 29.5 है, 29 है, ये 0.5 नीचे आता जा रहा है हर टर्म में, तो कहीं ना कहीं जाके नंबर आपका नेगेटिव तो बनेगा ही। जब 0.5 नीचे आते 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 ये माइनस का कोई टर्म तो बनेगी, वो बताना है कि किस नंबर पे जाके बनेगी जी। अब a1 आपके पास 30 है, a2 आपके पास 29.5 है, कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से पहले तो फाइंड कर लोगे, तो कॉमन डिफरेंस a2 - a1 से a2 आपके पास 29.5 - 30 करोगे -0.5, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो an है, जो nth टर्म, हम उसको nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं, जो नेगेटिव टर्म आने वाली है उसको हम nth टर्म कंसीडर कर लेते हैं यानी कि लेट कर लिया कि an जो है वो लेस देन 0, नेगेटिव टर्म आपकी 0 से नीचे आओगे तो सारे नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है, -0.1 जो है इस तरह, 0 से लेस जो है वो सारे नेगेटिव नंबर पड़े होते हैं, तो इसलिए हमने लेस देन 0 का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया। अब nth टर्म का फॉर्मूला a1 + n - 1 × d लेस देन 0, a1 की वैल्यू हमारे पास है 30, वो यूज करेंगे, प्लस n - 1, n आपने वो फाइंड करना होगा किस नंबर पे जाके, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी होगी किस नंबर पे जाके वो आपका नेगेटिव हो रहा है, प्लस n - 1 d आपके पास -0.5 लेस देन 0। अब यहाँ से स्टूडेंट 30 इधर ऐड हो रहा है, 0 से जाके जो है माइनस हो जाएगा, ये -30 आ जाएगा, एंड -0.5 n - 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने माइंड में रखना है, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे अगर लें,
आपको पता है कि जो 3 होता है वो ग्रेटर देन होता है 2 से, इसकी तरफ इनक्वालिटी का फेस है वो बड़ा नंबर है, 3 2 से ग्रेटर होता है। ये वैसे आपने 9th क्लास में ये इनक्वालिटी को डील किया हुआ, वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा। अगर आप दोनों साइडों पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई किया ये -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। आप इसको जरा चेक करें कौन सा बड़ा नंबर है स्टूडेंट, ये -2 आपके पास बड़ा हो गया, तो इनक्वालिटी का बिहेवियर का जो पहले ग्रेटर देन का साइन था अब लेस देन हो गया आपका। जब भी आप माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो इनक्वालिटी में नंबर्स को तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस है तो ग्रेटर हो जाती है, ग्रेटर है तो लेस हो जाती है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ, हमारे पास इनक्वालिटी लेस थी, हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड, माइनस को इस साइड पे लेके गए हैं, तो इसलिए ये लेस से जो है ग्रेटर में कन्वर्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा उम्मीद है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको दोबारा से बता दिया गया। चले स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा एंड 30 को 0.5 पे डिवाइड करोगे तो 0.5 छोटा नंबर है, 30 को 1 पे डिवाइड करोगे 30 आएगा, जब 0.5 पे डिवाइड करोगे ये हाफ है तो ये 60 पे पहुंच जाएगा, 30 का डबल हो जाएगा, तो ये आपके पास 60 आ गया। एंड -1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा एंड 60 में 1 ऐड करोगे तो 61, तो n जो है आपका वो ग्रेटर देन 61 से बड़ी टर्म। अब n चूंकि नेचुरल नंबर होता है, 61 से बड़ा नंबर कौन सा नेचुरल में देखोगे तो 62 है, तो 12वीं टर्म आपकी जो है वो नेगेटिव, पहली नेगेटिव टर्म 12वीं टर्म बनेगी जाके, तो ये लिखा हुआ है। सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज इक्वल टू 62, यानी कि 12वीं टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनेगी जाके, ठीक है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यानी कि 2 टर्म इस तरह जनरल हमें दी गई थी, तो वहां से जो है आपने उनको यूज करेंगे, यानी कि एलिमिनेशन मेथड वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का ये है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम अगर आप अपने डेटा को देखें, आपको एक 7वीं टर्म दी गई है और एक 21वीं टर्म दी गई है एपी की, और अगर 7th टर्म देखोगे वो 37 दी गई है, और जो अगर 21वीं 21 टर्म देखोगे तो वो 107 दी गई है। आपने एक तो अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है और दूसरा आपने उसमें जो 100 नंबर पे टर्म आ रही है वो भी फाइंड करनी है, ठीक है कर लेते हैं। अब यहाँ पे 7वीं टर्म जो है वो आपके पास है 37, तो वो आपने लिख लिया A7 इज इक्वल टू 37, और जो आपके पास 21वीं टर्म है यानी कि A21 इज इक्वल टू 107, ये दो हमें गिवन है। फाइंड एपी अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड करनी है और दूसरा 100वीं टर्म भी फाइंड करनी है, ओके। अब यहाँ पे A7 इज इक्वल टू 37, A7 का फॉर्मूला A1 प्लस 6D वो यूज किया, और यहाँ से 37 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चों का सब्स्टिट्यूशन के साथ बड़ा अच्छी कैलकुलेशन की हो चुकी होती है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज कर लें, नहीं तो फिर एलिमिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा आसान है यूज करना। मैं खुद ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन से करवाता हूँ, तो यहाँ पे चूंकि एलिमिनेशन ज्यादा आसान है तो इसलिए एलिमिनेशन यूज कर दिया गया। चले A1 प्लस 6D ये आपके पास इक्वेशन 1, सेकंड हम यूज करेंगे A21 यानी कि 21वीं टर्म 107, 21वीं टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा A1 प्लस 20D, एक ही माइनस करना होता है ना, A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 107। अब यहाँ पे जरा देखें अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो A1 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें देखना जरा थोड़ा सा आसान है यहाँ पे, इसलिए एलिमिनेशन लगाया गया, अदरवाइज मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करता। चलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, इक्वेशन 2 से 1 को हम इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 जो आपकी थोड़ी सी बड़ी नजर आ रही है इक्वेशन 1 की निस्बत, तो इसलिए, अदरवाइज आप इक्वेशन 1 से 2 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, फिर ज्यादा से ज्यादा माइनस आ जाएगा, माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट करवा के कैंसिल हो जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा। तो चले अब A2 आपने लिख लिया A1 प्लस 20D इज इक्वल 107 एंड A1 आपके पास है A1 प्लस यानी कि इक्वेशन 1 है A1 प्लस 6D इज इक्वल 37, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो साइन चेंज कर दो, नीचे वाली जो इक्वेशन है ये प्लस है माइनस कर दिया, ये भी प्लस है माइनस कर, ये भी प्लस है माइनस कर दिया। अब यहाँ से स्टूडेंट आपके पास ये A1 प्लस का नीचे वाला माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 20 में से 6 निकालोगे 14D एंड यहाँ से 107 में 37 निकाल दोगे 70 आ जाएगा, 14 इधर मल्टीप्लाई डी के साथ 70 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 70 को 14 पे डिवाइड करके आंसर है 5 आ जाएगा, डी आपका 5 आ गया। जब डी 5 आ गया या तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, तो A1 आपको फिर वहां से मिल जाएगा, दो ही चीजें हैं ना इक्वेशन 1 और 2 में, A1 और D
डी निकाल चुके, इसमें पुट करके A1 आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1, A1 प्लस 6D ये आपकी इक्वेशन 1 है। A1 हमने निकालना है, D हमने यूज करना है, तो 6 D की जगह 5 यूज कर दिया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 एंड 30 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें। 37 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 7 आ जाएगा। A1 7 निकल आया। अब उसके बाद अब सीक्वेंस निकाल लेते हैं। सीक्वेंस में हमें A1 तो हमने निकाल लिया। फॉर रिक्वायर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमें रिक्वायर्ड है, पहली टर्म 7 आ गई, दूसरी टर्म फाइंड करनी है तो वो आपके पास सेकंड टर्म आती है A1 प्लस डी से। A1 और D की वैल्यू यूज करके सेकंड टर्म निकाल ली एंड A3 आपकी आती है A1 प्लस 2D से। ये जब आप जर्नल इसको देख रहे थे ना, जब थ्योरी देख रहे थे, तो वहां पे ये चीजें मैं बता के आया हूँ आपको एंड होप सो अब तो आपको याद हो गई होंगी। A1 7 एंड प्लस 2D आपने निकाल लिया 5 एंड 2 प्लस 5 करोगे 2 मल्टीप्लाई 5 करोगे 10, 10 प्लस 7 करो 17। ये तीसरी टर्म। देखिए आप कोई 2-4 निकाल लो, बाकी आप फिर लिख दो एंड सो ऑन लगा दो साथ में। आपने 3 निकाल ली, चौथी भी निकालनी है तो निकाल लें, ये नहीं तो 3 तक ही आप इसको रखें। तो A1 आपके पास 7, A2 12 एंड A3 आपके पास 17 एंड आगे सो ऑन लगा दें। ये आपकी सीक्वेंस बनी है जो कि आपने फाइंड करनी रिक्वायर्ड थी आपको। अब 100वीं टर्म आपने फाइंड करनी है तो अभी कर लेते हैं। A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। ठीक है, 100 है ना, तो फिर 99 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से A1 की वैल्यू यूज कर दो 7 एंड D की वैल्यू 5, इनको अगर आप कैलकुलेट करो तो 100वीं टर्म जो आपकी बनेगी 502। यानी कि 7, 12, 17 ये चलते चलते जो 100वें नंबर पे जाके 100वीं टर्म पे जाके नंबर आएगा वो 502 आएगा। ये हमने फाइंड करना था। चले नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करते थे। पुरानी जो फर्स्ट ईयर की बुक थी ना, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करते थे। तो ये आपने इनको ज्यादा अच्छे से करना है। इफ अगर पहली टर्म आपको गिवन है जी 1 ओवर A माइनस सी, दूसरी टर्म है 1 ओवर B माइनस सी, तीसरी टर्म है 1 ओवर B माइनस से, आर इन AP। ये तीनों AP की अगर टर्म्स है, AP में कॉमन डिफरेंस का ही तो हमें पता होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, उसी को ही हम यूज कर लेंगे कॉन्सेप्ट को और हम ये शो कर देंगे। ठीक है, तो आपने ये करना है, यानी कि ये आपने प्रूव करना है। चलें, अब यहाँ पे A1 लिख लिया ये टर्म एंड सेकंड टर्म A2 एंड थर्ड टर्म जो वो A3 वो लिख लिया आपने। अब यहाँ पे सिंस चूंकि ये तीनों टर्म्स किसकी हैं, AP की, और AP में हमें कॉन्सेप्ट पता है AP के अंदर क्या होता है, सो दियर कॉमन डिफरेंस D इज सेम। AP के अंदर इनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस अगर दूसरी का पहली के साथ लोगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल होगा तीसरी का दूसरी के डिफरेंस के साथ A3 माइनस A2। तो ये वो कॉन्सेप्ट लिखा गया। चले, अब यहाँ से A2 माइनस A1 किया, A2 आपके पास है 1 ओवर B माइनस सी, A1 आपके पास 1 ओवर A माइनस सी इज इक्वल टू, एंड तीसरी में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट किया, तीसरी आपके पास है 1 ओवर B माइनस ए माइनस दूसरी आपके पास 1 ओवर B माइनस सी। अब यहाँ से स्टूडेंट दो फ्रैक्शन ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम उसका लेते हैं एलसीएम। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम डिनोमिनेटर का होता है। अगर डिनोमिनेटर में आपकी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं तो उनकी मल्टीप्लीकेशन का एलसीएम होता है। तो यहाँ पे भी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, इनके मल्टीप्लीकेशन का एलसीएम होगा B माइनस सी इंटू A माइनस सी। एलसीएम ले लिया जी। जब नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके एलसीएम में आ जाएं तो स्टूडेंट फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। तो ये भी एलसीएम के अंदर आप ये शॉर्ट ट्रिक कह लें, यूज करनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि A माइनस सी इधर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A माइनस सी है वो लिखा गया, उसके बाद ये में माइनस का वो लिख दिया एंड B माइनस सी जो है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई। ये तब इस तरह होता है जब आपके पास एलसीएम नॉन कॉमन फैक्टर्स का हो, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड यहाँ पे भी सेम है, नॉन कॉमन फैक्टर्स है उनकी मल्टीप्लीकेशन उनका एलसीएम है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ये B माइनस सी इधर माइनस सेंटर में और B माइनस ए इस साइड पे, तो दरमियान में माइनस है इसलिए ब्रैकेट यूज की गई है। अब इसको जरा सोल्व कर लें। माइनस साइन चेंज कर देगा A माइनस सी एंड ये कर देगा माइनस B प्लस सी, इसको चेंज करके प्लस सी कर दिया। यहाँ पे भी सेम B माइनस सी, ये आ जाएगा माइनस B प्लस ए, ये वो लिखा गया। अब यहाँ से स्टूडेंट जरा देखें, आपका ये वाला जो माइनस सी है ये प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा यानी यहाँ पे बच जाएगा A माइनस बी ऊपर एंड नीचे ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पे जरा देखोगे यहाँ पर B इस माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा तो A माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, उनको आपने जो है A प्लस का था मैंने पहले लिख लिया, C माइनस को बाद में लिख लिया, कर सकते हो आप यहाँ पे। अब यहाँ से स्टूडेंट एक स्टेप आपने मजीद ऐड करना है, वो क्या होगा, यहाँ पे भी देखें जरा B माइनस सी इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी B माइनस सी डिवाइड हो रहा है। अब अगर यहाँ पे B माइनस सी डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा
एंड बी माइनस सी ऊपर जाके इस बी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ए माइनस बी ओवर ए माइनस सी आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से ए माइनस सी ओवर बी माइनस ए आ जाएगा। और यही हमने यहाँ पे इक्वल शो करना था, ठीक है। तो कंडीशन को देख के आपने यूज करके आपने ये प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। तो यहाँ पे ये बड़े ध्यान से आपने समझना है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। तो कितने आपके पास जो 3 डिजिट नंबर है वो 7 पे डिवाइड होते हैं, तो वो आपने बताना है। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं और एंड कहाँ पे होते हैं। अगर आप फर्स्ट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर देखोगे, यानी कि स्टार्ट वो आपका 100 से होता है, इसमें 3 डिजिट है, 99 तो 2 डिजिट में कंसीडर होता है ना। तो यहाँ पे 100 में 3 डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट ये वाला एंड ग्रेटेस्ट आप देखोगे लार्जेस्ट जो है वो 999 आएगा, 999, ठीक है। उसके बाद फिर 1000 उसमें 4 डिजिट बन जाते हैं, तो ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट आपका जो डिविजिबल बाय 7, जो फर्स्ट आपका नंबर आएगा जो 7 पे डिवाइड होने वाला है वो कौन सा होगा, उसको आप A1 का नाम दोगे। तो वो स्टूडेंट आप 100 से जरा या तो आप याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो फिर आप चेक करोगे 100 7 के टेबल पे डिवाइड होता है। डिविजिबल का यही मतलब होता है ना, रिमाइंडर 0 आ जाए, नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 100 तो 7 पे टेबल पे नहीं आएगा, मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा। फिर 101 कर लोगे वो भी नहीं आएगा। 105 पे जब आप उसको 7 पे डिवाइड करोगे ये पहला आपको नंबर मिलेगा 7 पे डिवाइड होने वाला है। एंड उसके बाद अगर लास्ट डिविजिबल बाय 7 करोगे, अब लास्ट से हम देखें ना, आपके पास 999 लास्ट वाला है, इसको 7 पे डिवाइड कर लें नहीं आएगा, 998 को कर ले नहीं आएगा, 994 आपका आएगा। इस तरह आपने इसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट भी पता चल गया 105 डिविजिबल बाय 7, लास्ट भी पता, जिसको आप nth का नाम देते हो, 994 पता चल गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम ऑल नंबर आर डिविजिबल, सिंस चूंकि तमाम नंबर डिविजिबल बाय 7 है, 7 पे डिवाइड होने वाले हैं, तो कॉमन डिफरेंस इसका 7 रहेगा, गैप ही इसमें 7 का है, सिर्फ 7 पे डिवाइड होने वाले हैं। सो इनका जो डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस डी जो होगा वो 7 होगा। और आपने n फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स जो है n आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे अरिथमेटिक सीक्वेंस चूंकि है, हम इसको उसका nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं, an = a1 + n-1d। अब ये यहाँ पे उन्होंने कोई वर्ड यूज नहीं किया हुआ, ये आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, कहीं भी वर्ड नहीं यूज किया हुआ है। लेकिन हमें किस तरह पता चला ये कॉमन इसमें जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी, देखें सारे डिविजिबल बाय 7 है, सारों में 7 का ही गैप आने वाला है, ठीक है। अगर 1057 7 के टेबल पे आता है तो अगला 112 जो है वो 7 का गैप होगा, उससे अगला 119 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि सारों में कॉमन डिफरेंस 7 है, तो इसलिए हमें पता चला कि ये आपकी अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसी का फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब यहाँ से an हमने लेट कर लिया कि जो nth टर्म यहाँ पे हमने बना लिया था ना कि जो आपका लास्ट वाला जो होगा डिविजिबल 7 वो nth हम कंसीडर कर रहे हैं, वो 994 है, वो लिख लिया। एंड a1 आपने यहाँ पे 105 वो यूज किया, एंड d आपने जो है कॉमन डिफरेंस वो 7 आने वाला है, ये जो लिखा वो इसको यूज कर दिया। एंड 105 इधर ऐड हो रहा है, जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 994 में से 105 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 889, और 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। 889 को 7 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 127, एंड 1 जो है इधर माइनस हो रहा है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और n जो आएगा वो 128 आ जाएगा। यानी कि 3 डिजिट नंबर जो है जो कि 7 पे डिवाइड होते हैं वो 128 आपके पास बनेंगे। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के रेलिवेंट किसी के भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा और हर तरह की क्वेरी को जो है वो क्लियर किया जाएगा। क्या रखें स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।